Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा. RBI वर्सेस नाबार्ड, वेयर शुड आई फोकस. क्योंकि देखो दोस्तों, दोनों ही नोटिफिकेशन आ गए हैं और दोनों में इत्तेफाकन वैकेंसीज कम ही है. तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में टेंशन है किस पे फोकस करें. कहीं इधर भी वैकेंसी कम है, उधर भी वैकेंसी कम है, कहीं अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए. तो आई वुड डू अ फेयर कंपैरिजन जिससे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लगे कि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, जहाँ रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हों. तो चलिए दोस्तों, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से Adda 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री. इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज आती हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो थ्रू माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज माई कम्युनिटी ग्रुप, जो कि हमारे ऐप के ऊपर ही है. तो ऐप के कम्युनिटी सेक्शन में आप जाएंगे, एग्जाम्स कैटेगरी चूज करिएगा रेगुलेटरी बॉडीज, तो वहाँ पे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा फाइनेंस बाय वीर सर. इसमें आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा कंटेंट करंट अफेयर का फॉर फ्री भी देता रहता हूँ, आरबीआई वेबसाइट एंड ऑल का कवरेज. ठीक है. इसके अलावा मेरे डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जिनसे जुड़ के आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है. तो चॉइस इज योर्स, जैसे आप कनेक्ट करना चाहें. एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है दोस्तों कि अभी हमारी चल रही है द मंथ एंड सेल, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं द ट्रिपल बेनिफिट, जिसमें हम आपको ऑफर करते हैं 80% डिस्काउंट. ठीक है. विद डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि जो 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 27 मंथ्स का हो जाता है. दैट मीन्स ट्रिपल वैलिडिटी का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है. लेकिन एनरोल करने के लिए कोड कौन सा यूज करना है? कोड करना है Y581. मैं लिख देता हूं एक बार, Y581. ठीक है. हाँ. सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी. अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द कोड. बाकी मैं बताता हूं आपको फर्दर ऑफरिंग्स, पर पहले आते हैं न्यूज से रिलेटेड, जो कि है भैया आरबीआई और नाबार्ड दोनों के नोटिफिकेशन आमने सामने है. दोनों के एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट पैरेलल ही है. नाबार्ड का फेज 1 जो है वो आपका 1 सितंबर को है. आरबीआई का जो एग्जाम है वो आपका 8 सितंबर को है. कहाँ तैयारी करें? ठीक है. तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले मैं आपको एक प्रोफेशनल कंपैरिजन दूंगा कि कौन सी जॉब के मतलब ज़्यादा मतलब कौन सी जॉब इन टर्म्स ऑफ पार्क अलाउंसेस वगैरह के तौर पे बेहतर है. देन आई वुड डू आई कैन से एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कंपैरिजन करेंगे कि एक एस्पिरेंट कहाँ एफर्ट्स लगा सकता है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो वो कंपैरिजन भी मैं यहाँ पे दूंगा. तो सबसे पहले हम एक प्रोफेशनल कंपैरिजन करते हैं. तो देखो, नाबार्ड जो है वो कहीं ना कहीं क्या, वो एक आरबीआई की ही एक रूलर आर्म होता था. एक तरह से आरबीआई की रूलर आर्म को कंपेयर मतलब मर्ज करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया नाबार्ड. तो नाबार्ड में अगर मैं आपसे बात करूं, पे पर्क्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई जैसे ही होती हैं, इक्विवेलेंट ही होती हैं. लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि नाबार्ड जो रिक्रूट करता है वो आपका ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट करता है. ठीक है. नाबार्ड ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट करता है और आरबीआई जो करता है वो ग्रेड बी पे करता है. ठीक है. तो ग्रेड बी इज अ मैनेजरियल पोस्ट और ग्रेड ए इज एन असिस्टेंट मैनेजर. तो ये एक लोअर पोस्ट है आरबीआई की. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप आरबीआई का रिक्रूटमेंट होता और वहां पे जो लोएस्ट पोस्ट हो सकती थी मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर, तो वो ग्रेड आरबीआई ग्रेड ए उसको हम बोलते हैं. जनरली आरबीआई के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मतलब जो 2 लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, एक तो होता है आपका असिस्टेंट लेवल पे. असिस्टेंट जब 3 साल काम कर लेते हैं तो उसके लिए वो फिर फर्दर मतलब ग्रेड ए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वो ग्रेड ए इज इक्विवेलेंट टू नाबार्ड ग्रेड ए. फिर ग्रेड ए के बाद उनका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो ग्रेड बी, जिसके लिए आरबीआई डायरेक्ट रिक्रूट करता है. तो ये एक तो यहाँ पे डेजिग्नेशन का फर्क है दोस्तों, और उस डेजिग्नेशन की वजह से डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आरबीआई ग्रेड बी की जो सैलरी पर्क्स अलाउंसेस हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होते हैं कंपेयर टू असिस्टेंट. यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी अराउंड 55,000 होता है, यहाँ पे बेसिक सैलरी जो अराउंड होता है 44,000 के आसपास होता है. तो वो जो कंपेरिजन है वो ओवरऑल पर्क्स एंड अलाउंसेस में भी नजर आता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि नाबार्ड में सैलरी कम है. नाबार्ड में भी ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहती है. आरबीआई में भी आपकी 1 लाख प्लस ही सैलरी रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रहती है. ठीक है. अब मैं डिटेल सैलरी पे बात नहीं करूंगा. इट्स लाइक क्योंकि देखो, आप 2 डिफरेंट डेजिग्नेशंस के बारे में बात कर रहे हो तो फिर कंपैरिजन 10-20 हज़ार रुपये का करना बनता नहीं है. दोनों ही बहुत अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस ऑफर करते हैं. दोनों में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं. ठीक है. हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा ग्रास रूट पे काम करने का मन करता है, अगर आप एकदम ग्रास रूट पे काम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा एक्सपोजर जो है आपको नाबार्ड में ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. अगर आप सपोज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में थोड़ा सा काम करना चाहते हो, ज़मीनी तौर पे काम करना चाहते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नाबार्ड में ज़्यादा मिलेगी. आरबीआई इज़ मोर लाइक कॉर्पोरेट थिंग. ठीक है. थोड़ा सा अगर मैं कंपैरेटिव वे में बोलूँ
तो वो चॉइस इज योर्स कि अगर आप इस तरह के बंदे हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यूपीएससी टच वाले होते हैं, जिनको ग्रास रूट सोशल वर्क टाइप ऑफ थिंग्स में ज़्यादा मज़ा आता है, तो उनको कहीं ना कहीं नाबार्ड ज़्यादा फैसिनेट करता है कंपेयर टू आरबीआई। ठीक है, बाकी पर्क्स अलाउंसेस वगैरह जो है ऑलमोस्ट कंपेटिटिव हैं, क्योंकि वही पॉलिसीज नाबार्ड फॉलो करता है जो आरबीआई फॉलो करता है। बस ये क्या है, एक जस्ट एक लोअर लेवल की पोस्ट है कंपेयर टू दी आरबीआई। ठीक है, तो प्रोफेशनल वे में तो यहाँ पे कंपैरिजन करना बनता नहीं है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छी लुक्रेटिव जॉब्स हैं। यहाँ पे सैलरी ऑलमोस्ट 2 लाख, मतलब सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह मिला के सब कुछ 2 लाख प्लस हो जाता है, यहाँ पे 1.5 लाख प्लस हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब पे पर्क्स अलाउंसेस दोनों में ही है। तो अब मेन जो पॉइंट है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 1 सितंबर को है, और आरबीआई का जो एग्जाम है वो हमारा 8 सितंबर को है। फेज 1, दोनों की फेज 1 की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे आपका जो पेपर है फेज 1 का, वो 2 सेक्शन में होता है। ठीक है, 2 सेक्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी तो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 27 है जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर वैसे बोलो तो टोटल 66 और इधर 50। ठीक है, तो वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और तो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वही कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फेज 1 में यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, एक क्वालिफाइंग सेक्शन, एक मेरिट सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, देन कंप्यूटर नॉलेज एंड देन डिसीजन मेकिंग। और जो मेरिट सेक्शन होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, जीए, ईएसआई एंड एआरडी। यहाँ पे जो पूरा पेपर होता है वो पूरे का पूरा क्वालिफाइंग होता है भैया, हर सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। और जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। जीए मतलब इट्स लाइक जीए, ईएसआई। ठीक है, तो अगर आप देखो ये क्वालिफाइंग सेक्शन है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश समझ नहीं आता, प्रॉब्लम क्रिएट हो, सर मेरा क्वांट्स अच्छा नहीं, क्योंकि ऐसे मैसेजेस मेरे को आते हैं, सर मेरा क्वांट्स अच्छा नहीं है, मेरे को रीजनिंग अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। सपोज अगर आप इस तरह के बंदे हो तो आप डेफिनेटली यू शुड आई फॉर दी नाबार्ड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है। तो अगर आपका क्वांट, रीजनिंग मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दी आरबीआई। लेकिन अगर यही वीक है तो 1 महीने के टाइम में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बहुत एकदम तोड़फोड़ कर लेंगे, क्योंकि देखो सर्टेन मंथ्स प्रैक्टिस के चाहिए होते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो, मतलब मैं देखो किसी को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, मैं एक ऑनेस्ट पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूं। ऐसे कम बच्चे होते हैं कि जो एकदम से 1 महीने के अंदर एकदम सुपर, एकदम अपने ऊपर मतलब एक टर्न अराउंड ले आएंगे कि बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो बन जाएंगे। ऐसे कम बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो सर्टेन मंथ्स प्रैक्टिसिंग में लगते हैं, एक पॉलिशिंग में लगते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल का कंटेंट यहाँ पे आता है, तो और वैसे भी वैकेंसी कम है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वीक है तो आप फिर नाबार्ड पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। इट इज़ मोर और लेस आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट इज इट। एक सेक्शनल कट ऑफ है कि भैया 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्लियर करने, जैसे डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट कि आपको यहाँ पे अगर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी लगती है तो गो फॉर दी आरबीआई, नहीं लगती तो गो फॉर दी नाबार्ड। दूसरा, अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स दोनों में ही अच्छे लेवल का आता है। यहाँ पे भले ही हम जीए बोल रहे हैं, इट्स लाइक करंट अफेयर। हाँ, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, जीए, ईएसआई एंड एआरडी। एआरडी का सेक्शन वैसे तो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही आता है फेज 1 में, लेकिन यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन स्टैटिक के भी होते हैं, तो एआरडी हमें अलग से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है तो भी मैं कहीं ना कहीं नाबार्ड को सजेस्ट करूंगा। लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं है, अगर आप एक का तैयार कर रहे हो तो दूसरे का ऑलमोस्ट, एआरडी छोड़ के ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के बेसिस पे मैं ये डिवीजन क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक डिवीजन फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो गो फॉर दी आरबीआई, कम है, कमजोर पड़ता है तो गो विद दी नाबार्ड। ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फेज 2 के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बात करते हैं। तो फेज 2 का अगर हम पेपर देखें दोस्तों, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाबार्ड एंड आरबीआई। देखो यहां पे आपके सब्जेक्ट्स क्या है, यहां पे आपका ईएसआई है, यहां पे भी ईएसआई है, यहां पे आपका एआरडी है, यहां पे आपका एफएम है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख रहा हूं, वो दोनों में कॉमन है। बस फर्क क्या होता है कि नाबार्ड में आपका एक लेटर और आ सकता है। ठीक है,
बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एसे, प्रेसी राइटिंग दोनों में कॉमन है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स लाइक एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो और काम बन गया। आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ईएसआई कॉमन है, दोनों में ही स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों में ही रिपोर्ट्स कॉमन होती हैं। हाँ, थोड़ा सा नाबार्ड के अंदर हमें एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बिकॉज नाबार्ड एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा उस पर ज़्यादा एम्फेसिस रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, या इन जनरल सभी चीज़ों में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ईएसआई में अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस एंगल ट्विस्ट करने की ज़रूरत है। एआरडी और एफएम इट्स लाइक पोल्स अपार्ट, दोनों ही कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक कंप्लीट फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, एक एआरडी एग्रीकल्चर रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस बेसिस पे अब आपको अपना इंटरेस्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आप राइट मेंटरशिप में राइट कंटेंट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा ये इजी है या ये हार्ड है, ठीक है, दोनों ही मतलब डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना इट्स नॉट गुड। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, टाइम पीरियड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दोनों को ही एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, अगर आप फेज 2 के बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहो तो चूज़ एनीवन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, फेज 2 के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक हमारी स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर सपोज फेज 2 के बेसिस पे अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप शायद दोनों की तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन बिकॉज अगर सपोज आपने पहले से तैयारी नहीं की है, ठीक है, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है, यू आर ए फ्रेश एस्पिरेंट, तो उस केस में एक एग्जाम को पकड़ो। फेज 1 के बेसिस पे या फेज 2 के बेसिस पे अगर आपको एआरडी अच्छा लगता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको समझ में आती हैं, आपको एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, आप एक बार सिलेबस गो थ्रू करो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, देखो सिंपल सी बात है कि ना आपको आरबीआई के एफएम का आइडिया ना आपको एआरडी का आइडिया, तो उस केस में पहले प्रेफरेंस दो पेपर 1 की जो मैंने क्राइटेरिया बताए, और अगर फेज 1 के जो क्राइटेरिया बताए, और अगर उस बेसिस पे आप जज नहीं कर पा रहे तो बेटर गो विद दी आरबीआई। ठीक है, क्योंकि आरबीआई की कहीं ना कहीं आप तैयारी करोगे तो काफ़ी हद तक नाबार्ड की तैयारी आपकी मतलब आईआरडी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको बाकी एग्जाम्स में उस चीज़ की प्रिपरेशन का एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। आरबीआई की प्रिपरेशन से ये फ़ायदा, एफएम की प्रिपरेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको बाकी एग्जाम्स जो होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एआरडी थोड़ा सा एक बिकॉज स्पेसिफिक नेचर का हो गया, तो हमारे बैंकिंग रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशंस में इसका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो उस केस में अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आप आरबीआई के साथ जा सकते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो यू नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फेज 2 के बेसिस पे कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं बोलूँगा। हाँ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअली डिफरेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर को पता ही होता है कि इनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो फेज 2 का डिफरेंस नहीं है, फेज 1 के बेसिस पे डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, तो अब टाइम कम है, अब एज ए फ्रेशर चूज़ योर एग्जाम। तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो बेस्ड ऑन दिस वीडियो। मैंने आपको फेज़ 1 के बारे में बताया, फेज़ 1 में अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा नहीं लगता तो फिर नाबार्ड को फोकस करो। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आरबीआई को फोकस करो। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो बीइंग अ सीनियर एज ए मेंटोर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा दोनों की तैयारी करो। अगर आप एक फ्रेशर है, ठीक है, तो गो विद दी आरबीआई या फिर अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट एक फ्रेशर के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता कि पहले तो मैंने ये कहा है कि सर मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अगर मज़ा नहीं आता तो गो विद दी नाबार्ड। बट अल्टीमेटली मैं एक चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा आरबीआई की प्रिपरेशन के साथ, कि अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनकी आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि अगर हम नाबार्ड की तैयारी करेंगे तो हम उतना जैसे एफर्ट्स क्यूआरई पे नहीं देते। ठीक है, तो उस वजह से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर फाइनली चूज़ करना चाहते हो, एक फ्रेशर हो, भले ही क्यूआरई पसंद नहीं है, ठीक है, तो यू कैन स्टिल गो विद दी आरबीआई। अगेन मेरा यहाँ पे कहने का पर्पस ये है कि देखो सीट्स दोनों में कम है। सपोज अगर नहीं होता तो आरबीआई की प्रिपरेशन आपको
SBI PO में हेल्प करेगी, IBPS PO में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको टाइम होगा और आप अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बिल्ड कर सकते हो। और करंट अफेयर अगर आप RBI का कर रहे हो तो किसी और का करने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। ऑलमोस्ट नाबार्ड भी उसमें कवर्ड हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। लेकिन अगर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है, डेफिनेटली गो विद द नाबार्ड। आंख बंद करके सिर्फ नाबार्ड की तैयारी करो, अच्छे से डेडिकेटली सिंसियरली तैयारी करो। यू कैन सी योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन करते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं कि हमारा जो पॉइंट था, अगर हम प्रोफेशनल वे में देखें तो प्रोफेशनल वे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन दोनों के बीच में बनता नहीं है। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम मतलब कैरियर प्रोग्रेशंस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ है कि जो नाबार्ड रिक्रूट करता है वो एक लेवल लो पे रिक्रूट करता है और उसकी वजह से वो डिफरेंस हम सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस में भी देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रियोरिटी की, सर टाइम कम है, किस एग्जाम को प्रियोरिटी करें? तो भैया फेज 1 के बेसिस पे तो QRE इज द पैरामीटर, ठीक है। QRE इज द पैरामीटर, क्योंकि ARD, ESI कहीं ना कहीं RBI, ESI तो RBI की तरह है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड रहता है। ARD में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स रहते हैं, तो वो भी करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। ARD स्टैटिक थोड़ा करना पड़ता है, तो अगर आप नाबार्ड चूज करोगे तो वो करोगे तैयार, तो उसमें अलग से एफर्ट्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो फेज 1 का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? QRE। अगर इंटरेस्ट आता है तो गो विद दी नाबार्ड, सॉरी नहीं आता है तो गो विद दी नाबार्ड, और अगर आता है तो गो विद दी RBI। क्यों? क्योंकि RBI से बाकी बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप होती हैं, क्योंकि QRE एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी एग्जाम में। फेज 2 के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने में मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि अगर आपको FM में मजा आता है, क्योंकि FM अगेन बाकी एग्जाम्स में सपोर्ट करता है, या फिर ARD में मजा आता है। जैसे मैं अगर बोलूं UPSC ओरिएंटेड जो कैंडिडेट होते हैं उनका ये पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आदत होती है। तो मैं UPSC ओरिएंटेड कैंडिडेट्स को तो कहूंगा दे कैन गो विद द नाबार्ड। थोड़ा सा अगर वो फ्रेशर है और एग्जाम चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो दे कैन चूज नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड में उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा बेहतर रहते हैं कंपेयर टू RBI, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स गाइस। अल्टीमेटली प्रिपरेशन आपको करनी है, मल्टीपल एग्जाम्स की भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, सपोज नाबार्ड में कितनी वैकेंसी है? नाबार्ड में है हमारी 50 वैकेंसीज, RBI में कितनी है? 66। लेकिन अगर दोनों की तैयारी कर सकते हो, अगर एक फ्रेशर है, मेहनत करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं उसके पास टोटल वैकेंसी कितनी है? 116, ठीक है। तो इसी नोट्स के साथ मैं दोस्तों ये सेशन रैप अप करना चाहूंगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बस एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप किस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, नाबार्ड और RBI। कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। एकदम 100% तो मन करता ही नहीं है कि यार मैं सिर्फ क्योंकि सामने RBI का लड्डू दिखेगा तो सिर्फ मैं RBI की तैयारी करूं, या एकदम नाबार्ड का सिर्फ दिखेगा तो मैं सिर्फ नाबार्ड की तैयारी करूं। बट कहीं ना कहीं एक डिसीजन बना लोगे तो थोड़े चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक एग्जाम ओरिएंटेड होकर चलोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी हमारा तो देखो, हम तो यहाँ पे आपको हर एग्जाम की गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। तो गाइडेंस रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज है नाबार्ड रिलेटेड, RBI रिलेटेड, ठीक है। बट देखो अभी सेल चल रही है, तो सेल के टाइम पे मैं आपसे एक सजेशन, एक ऑनेस्ट सजेशन आपको देना चाहूँगा। आप अगर RBI सेक्शन में जाओगे, RBI का कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। आप अगर नाबार्ड के सेक्शन में जाओगे तो नाबार्ड का कोर्स मिल जाएगा। बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप यू शुड गो विद द बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी का महापैक। थोड़े से ये महंगे होते हैं, ठीक है, थोड़े से महंगे होते हैं कंपेयर टू द फाउंडेशन बैचेस। लेकिन अगर आप इस समय हमारे जो ऑफर है उसके टाइम पे लोगे तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और ओवर द ईयर्स आपको कोई और, अगर हम देखें यहाँ पे वैलिडिटी 27 मंथ्स की मिल रही है, तो आपको अगले साल अगर सपोज खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत पड़े, बट सपोज अगर आपको RBI की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको कोई नया कोर्स बाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑफर है ये सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स की ओवर द ईयर्स तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी है विद वन टाइम पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स, रेगुलेटरी एग्जाम्स दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो ये वो कोर्स है। अगर आप सिर्फ रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ये वो कोर्स है। चूज योर ऑप्शंस वाइजली। लेकिन एनरोल करने के लिए क्या करना है? कोड यूज करना है Y581, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाई सेक्शन में जाओगे, ये प्राइस जो है यहाँ पे जो शो हो रही है ये पे नहीं कर रही है। जब आप ऑफर लगाओगे तो ऑफर में प्राइस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोड लगाना है Y581, ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अड्डा 24/7। सो दोस्तों इसी के साथ मैं सेशन करता हूँ रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।